नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 4 नवंबर, दिन है आज बुधवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। डुमरांव राजहाई स्कूल का मैदान बारिश के कारण हुआ खराब, युवाओं ने मिलकर किया मैदान का मरम्मत। चौसा के बनारपुर में पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतरी पब्लिक। डीएम के आदेश पर 3 से 7 नवंबर तक चलेगा रोको टोको अभियान। कतकिनार गांव विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आने से 50 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु। ब्रजगृह में सीसीटीवी कैमरे बंद होने से ईवीएम की सुरक्षा पर सोशल मीडिया में उठे प्रश्न चिन्ह, प्रशासन ने किया आश्वस्त। डुमरांव थाना के नंदन गांव में गुमटी के दुकान में लगाई आग, 5 व्यक्तियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। बक्सर सदर विधायक के समर्थकों पर एनडीए समर्थित नेता ने लगाए संगीन आरोप। बक्सर नगर के कोइलपुरवा मोहल्ले में पत्नी ने पति पर फेंका गर्म तेल। नगर के बाईपास रोड में जेल अधीक्षक का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बची जान। सिकरौल के बसाऊं गांव में पोखरा में जहर मिलाने से मरी हजारों मछलियां। 2 महीना पूर्व लापता महिला को नशीली दवा खिलाकर राजस्थान में बेचा गया। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले तो हम बात कर ले, डुमरांव में एक बहुत ही खूबसूरत सा मैदान है, खेल मैदान। और कहा यह जाता है कि इतना घास युक्त मैदान हमारे बक्सर ज़िले में अगर कहीं मौजूद है तो वह है डुमरांव के राजहाई स्कूल का मैदान। लेकिन बारिश के कारण यह राजहाई स्कूल का मैदान पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका था। यहाँ तक कि कहीं पर भी न टहलने के लायक मैदान बचा हुआ था, खेलना तो दूर की बात। और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि रोज़ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शाम के समय में, सुबह के समय में राजहाई स्कूल के मैदान में दौड़ने के लिए जाते हैं। और ऐसे ही जगहों पर जब वो पहुंचते हैं और उनको दौड़ने लायक जगह नहीं मिलता तो उन्हें सड़क का रुख करना पड़ता है। सड़क के किनारे दौड़ लगानी पड़ती है। और आथर गांव में घटित घटना ज़्यादा दिन नहीं हुए जब सड़क पर दौड़ लगा रही 2 युवतियों को ट्रक ने कुचल डाला था। और ऐसी अनहोनी घटनाएं घटित हो जाती है। आखिरकार तमाम जनप्रतिनिधियों के यहाँ पहुँचने की कोशिश की डुमरांव के युवाओं ने। वो तमाम युवा जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। यहाँ तक कि नगर प्रशासन से, नगर पालिका से उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अंततः वे लोग विवश होकर स्वयं से ही उन लोगों ने बीड़ा उठाया और उस मैदान को इस लायक बनाया कि कम से कम ट्रैक पर वो दौड़कर अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। अपने भविष्य को संवारने की कोशिश में लगे ये तमाम युवा अपने हाथों में कुदाल लेकर, अपने हाथों से मिट्टी उठाकर और ट्रैक को ठीक किया, कम से कम दौड़ने लायक बनाया। डुमरांव की इन युवाओं के सार्थक पहल की हम सराहना करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो उदासीनता दिखाई गई जनप्रतिनिधियों के द्वारा, प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा, वो थोड़ा सा क्षोभित करने वाला है। इस बीच डुमरांव के शिक्षक विश्वजीत पाठक और अजितेश कुमार ने पहुंचकर युवाओं से जाना और जनप्रतिनिधियों के इस उदासीनता के ऊपर उन्होंने खेद व्यक्त किया। आगे बढ़ना चाहेंगे, चौसा के बनारपुर में पुलिस के खिलाफ पब्लिक सड़क पर उतर रही। बताया ये गया कि चौसा के बनारपुर में पुलिस पहुंची थी छापेमारी करने के लिए। शराब और हथियार की तस्करी से संबंधित छापेमारी करनी थी। लेकिन छापेमारी करने के दौरान एक ऐसे व्यक्ति पर पुलिस का डंडा चल पड़ा, जो व्यक्ति बहुत ही सीधे साधे हैं, जिनका कोई इस प्रकार के किसी भी धंधे में संलिप्तता नहीं है। उन पर डंडा गिर जाने के बाद गाँव के लोग उग्र हो उठे। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनका ये कहना था कि अपराधियों को पकड़ने के बजाय पुलिस बेगुनाहों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। और इस बीच काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए, जिससे कि चौसा रामगढ़ मार्ग जाम हो गया। हालांकि किसी की उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकी थी जब तक ये चौसा और रामगढ़ मार्ग जाम हुआ था। लेकिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था प्रशासन के इस रवैये से। प्रशासन को देखना होगा और लोगों के आक्रोश को भी शांत करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि छापेमारी करना बुरी बात नहीं, लेकिन छापेमारी के दौरान यह अवश्य ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी बेगुनाह को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े। आगे बढ़ना चाहेंगे कि डीएम के आदेश पर 3 से 7 नवंबर तक डुमरांव सहित बक्सर ज़िले के तमाम जगहों पर रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कई जगह पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वाहनों की कागजात, हेलमेट और मास्क की चेकिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब वो तमाम लोग जो कि बक्सर ज़िले में रहते हैं, उनके दिल में भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, उनके दिमाग में गुस्सा है इस बात को लेकर कि जब तक चुनाव था, जब तक बक्सर ज़िले में चुनाव होने वाले थे, इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं बताई गई। लेकिन अब अचानक ज़िला प्रशासन एक बार पुनः सख्ती लगाने के मूड में है
और सड़क पर चलने वाले लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी पालन कराने के लिए कहने वाली है। लोगों का गुस्सा भी जायज़ है, प्रशासन की अपनी विवशताएं हो सकती है, लेकिन लोगों के गुस्से को समझना होगा कि आखिर इतने समय तक इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की गई, हज़ारों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं था, मास्क लोगों के पास नहीं था। लेकिन अब चूंकि चुनाव समाप्त हो गया तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि चुनाव तक ही केवल कोरोना के डर को रोका गया था और चुनाव बाद लोगों ने आशंकाएं जाहिर की थी कि एक बार फिर से कोरोना का डर फैलाया जाएगा। तो लोगों की असंतुष्टि को शांत करना ज़िला प्रशासन का काम है, हमारी सरकार का काम है कि उनको समझाने की कोशिश करें और कारण बताएं कि क्यों चुनाव में इतनी छूट दी गई और चुनाव के बाद एक बार फिर से रोको टोको अभियान शुरू हो गया। लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि अगर हम अपने आप को एहतियात बरते, सावधानी बरते और प्रशासन की बात माने तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है, लेकिन लोगों के गुस्से को शांत करना जिला प्रशासन का कार्य है। आगे बढ़ना चाहेंगे। कतकिनार गांव में धारा प्रवाहित तार के संपर्क में आने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है। 11 बजे दोपहर का समय है। कतकिनार गांव के बधार में दवा लेने के लिए वो व्यक्ति अपने घर से निकले हुए थे। खंभे पर नग्न तार लटक रहा था जिसके संपर्क में वो आ गए और वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस के पास जाकर पत्नी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है विद्युत विभाग के द्वारा, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही से कई लोगों की जाने जाती है। प्राथमिकी भी दर्ज होती है लेकिन आगे की कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक बात तो अवश्य समझना होगा, क्योंकि बिजली का निजीकरण हो चुका है तो बिजली विभाग का यह पूर्ण दायित्व बनता है कि आप ऐसे जगहों से नग्न तार को अवश्य हटाने की कोशिश करें जहां पर लोगों का आवागमन है। इस प्रकार से एक छोटी सी और मामूली सी आपकी लापरवाही किसी के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देता है। जिसके घर से ये पुरुष सदस्य चले गए, उनके घर में क्या मातमी माहौल होगा, ये समझने लायक बात है। बिजली विभाग को इन सब लापरवाहियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और जो परिजन उनके जाने से जो परिजन बेसहारा हो गए हैं उनकी मदद करने की भी कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ब्रजगिरी में सीसीटीवी कैमरे के नज़र में सारे ईवीएम्स को रख दिए गए हैं। चुनाव संपन्न हो गया, 10 तारीख को मतगणना होने वाला है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर सीसीटीवी सारे बंद रहे और एक फ़ोटो कैप्चर करके सोशल मीडिया पर डाला गया था, जिसका स्पष्टीकरण भी बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन के पेज से दिया गया और ये कहा गया कि कुछ समय के लिए खराबी आई थी सीसीटीवी कैमरे में, लेकिन उसको दुरुस्त कर दिया गया है। और ज़िला प्रशासन ने यह आश्वस्त किया है कि ईवीएम्स सुरक्षित हाथों में है। 3 लेयर्स की सुरक्षा वहां पर तैनात की गई है। प्रथम लेयर में अर्धसैनिक बल तैनात है और वहीं 2 लेयर्स में बिहार पुलिस के जवान सशस्त्र बल वहां पर तैनात है। अतः जिला प्रशासन का ये कहना है कि तनिक सा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ईवीएम सुरक्षित है। हम आशा भी ऐसे ही करें कि ईवीएम सुरक्षित रहे, क्योंकि लोगों ने निष्पक्षता से मतदान किया है और जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे सामने वो भी निष्पक्षता से ही आने आवश्यक है। आगे बढ़ना चाहेंगे। डुमराव थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नंदन। एक छोटा सा बाजार लगता है, वहाँ पर कुछ लोगों की दुकानें होती है। उन्हीं दुकानों में एक छोटा सा गुमटी नुमा दुकान था, उस दुकान में आग लगा दिया गया। बड़ी अजीब लगता है ये सोच कर कि किसी गरीब के आजीविका के साधन को कोई जला कैसे सकता है। अगर दुश्मनी भी है तो इस प्रकार के कदम उठाना और किसी का आजीविका पर लात मारना, उसके छोटे से गुमटी को जलाकर जो छोटी सी रकम, जो छोटी सी अमानत उनकी है, उसको बर्बाद कर देना, यह ईश्वर की नज़र में भी महापाप है। एक ऐसा ही घटना नंदन ग्राम में दर्ज किया गया है। नंदन ग्राम के जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने ये बताया कि गांव के ही कुछ लोग थे जिनसे उनका विवाद था और उन लोगों ने धमकी भी दी थी धान को जला देने की और ऐसा कुछ करने की। तो इनको ये लगता है कि इन्हीं लोगों का हाथ होगा इनके गुमटी को जलाने में। बहरहाल 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगे बढ़ना चाहेंगे। बक्सर सदर विधायक के समर्थकों पर आरोप लगा है और ये आरोप लगाने वाले एनडीए समर्थित नेता हैं। जो पीड़ित पक्ष हैं उनका नाम मोहन दुबे है। उन्होंने ये बताया कि वो सिविल लाइन के रहने वाले हैं और उन्होंने इस चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट मांगे थे, जिसके कारण विधायक समर्थक उनसे काफ़ी ज़्यादा वैमनस्य की स्थिति में पहुंच गए हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज की है एसपी के यहाँ और उनका ये कहना है कि विधायक समर्थक गुड्डू पाठक और उनका भांजा मिथिलेश चौबे ने फ़ोन करके उनके साथ गाली गलौज की, उन्हें धमकी दिया। एसपी के पास ये आवेदन पहुंचा है। एसपी ने नगर थाने को जांच के लिए सुपुर्द कर दिया है। वहीं विधायक के भांजे मिथिलेश चौबे से मीडिया वालों ने जब बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल आरोप गलत है।
एसपी साहब स्वयं इसकी जांच करें और यदि इस जांच में एनडीए समर्थित नेता का आरोप अगर गलत होता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ना चाहेंगे, बक्सर नगर के कोइरपुरवा मोहल्ले में एक अजीबोगरीब मामला दर्ज किया गया है। एक पत्नी ने अपने ही पति के ऊपर गर्म तेल उड़ेल दिया है। पति का नाम उमेश राजभर है, जिनकी पत्नी का नाम रुबीना खातून है। 3 वर्ष पूर्व अंतरजातीय विवाह इन्होंने किया था। समाज के और धर्म के बंदिशों को तोड़कर जीने मरने की कस्में खाई थी। इन दोनों के माध्यम से एक संतान भी है इनका। लेकिन एक रात इन दोनों के बीच में विवाद होता है, जो पति ने बातें बताई, और विवाद में ही जब ये नींद में सो रहे थे तब पत्नी ने गर्म तेल ले आकर इनके शरीर के ऊपर उड़ेल दिया। आनन फानल में बक्सर के अस्पताल में इनको भर्ती किया गया। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इनकी हालत स्थिर है। चेहरा को छोड़कर पेट और हाथ और पैर में जलन हो गया है, जल चुका है। लेकिन जब बात करने की कोशिश की गई पीड़ित व्यक्ति से तो उन्होंने ये कहा कि उनका बच्चा भी है। पत्नी ने उनके ऊपर तेल उड़ेल के उनके बाइक की चाबी लेकर उनका पैसा लेकर और अपने बच्चे को लेकर वो मायके चली गई है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि वो पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। पत्नी उनकी गुस्से में है, गुस्सा जब शांत होगा तो वो फिर आएगी और मुलाकात और ज़िंदगी जो हम लोगों ने साथ निभाने की कस्में खाई है उसको हम पूरा करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में आखिरी जो निर्णय है जो पति ने किया है वह प्रशंसा करने लायक है। विवाद होते रहते हैं, आपसी मतभेद आते रहते हैं, लेकिन इन मतभेदों में आकर किसी भी विवाह के बंधन को से विच्छेद कर लेना, उसे तोड़ लेना, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं होता। और जब आप दोनों की बदौलत एक संतान है तो संतान को दोनों की आवश्यकता होती है। पिता की भी आवश्यकता होती है, माँ की भी आवश्यकता होती है। हम प्रयास करेंगे और चाहेंगे, विश करेंगे कि आप दोनों का रिश्ता फिर से पटरी पर आए और आप अपनी ज़िंदगी एक साथ मिलकर अपने संतान के साथ खुशी खुशी जी सकें। आगे बढ़ेंगे, नगर के बाईपास रोड में जेल अधीक्षक का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। आम किसी व्यक्ति का वाहन क्षतिग्रस्त होता तो भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जेल अधीक्षक के वाहन ही क्षतिग्रस्त हो गई। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि उनकी ज़िंदगी बच गई। शाम 8 बजे की घटना है ये। एक स्कॉर्पियो ने उनके वाहन में टक्कर मारी। बच तो गए वो, लेकिन स्कॉर्पियो वाले की शामत आ गई जब उसने प्रशासन के गाड़ी में टक्कर मारी। हालांकि प्रशासन ने ज़्यादा दंड नहीं दिया स्कॉर्पियो चालक को। उनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, जैसा कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन चालक का कहना है। स्कॉर्पियो वाहन चालक ने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के पश्चात स्कॉर्पियो वाहन चालक को उसके गाड़ी के साथ छोड़ दिया गया। आगे बढ़ेंगे, सिकरौल के बसाओं गांव में एक पोखरा है। उस पोखरा में किसी ने जहरीला पदार्थ मिश्रित कर दिया, जिससे कि हज़ारों मछलियां मर गई। ये बड़ी अजीब बात है कि बेजुबानों के साथ भी हम अपनी दुश्मनी निकाल लेते हैं। वो जो पानी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उनके साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। वो एक ऐसा पोखरा है जहाँ पर कोई मछली मारने भी नहीं जाता। वहाँ पर धार्मिक स्थल भी है और धार्मिक स्थल होने के कारण ही कोई मछली पकड़ने के लिए नहीं जाता। बहुत सारी मछलियाँ उसमें निवास करती हैं। अब वहाँ पर पुलिस के पास ये मामला पहुँचा है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। किसी पोखरे में जहरीला पदार्थ मिलाना ये कितना बड़ा गुनाह हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और इस प्रकार की किसी भी वैमनस्य को शांत करने के लिए आप ऐसे कठोर कदम ना उठाएं तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ना चाहेंगे, एक बहुत ही दुखद घटना है। इटाढ़ी गांव की एक महिला 2 महीने से लापता थी। उनको नशीला पदार्थ खिलाकर राजस्थान में उनको बेच दिया गया है। आज पूरा मामला ऐसा है कि 2 माह पूर्व इटाढ़ी की जो महिला थी उसके परिवार वालों का कहना है कि गांव की ही एक महिला उनके घर से उस महिला को लेकर अपने घर गई, लेकिन वो देर शाम तक जब नहीं लौटी तो महिला के घर वालों ने जाकर जो महिला उनको अपने घर ले गई थी उनसे बात करी। बात करने पर उन्होंने बताया कि वो अपने घर पहले ही लौट चुकी है। इसके बाद से काफ़ी खोजबीन की गई, रिश्तेदारों के यहाँ भी खोजबीन की गई, लेकिन वो नहीं मिली। अंततः 2 महीने के पश्चात उस महिला ने राजस्थान से फ़ोन करके अपने परिजनों को यह बात बताई कि यहाँ ले आकर शादी का झांसा देकर यहाँ पर ले आया गया और अब उनको 1,10,000 रुपये में ले जाकर राजस्थान में बेच दिया गया है और उनसे गलत कार्य कराया जा रहा है। परिजनों को जब ये सूचना मिली है तो पुलिस के पास एक बार फिर से पहुँचे हैं और पुलिस के पास आवेदन दिया गया है कि उस महिला को सकुशल घर ले आया जाए, उस युवती को घर पहुंचाया जाए। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है और युवती को पुनः अपने घर पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। बीच बीच में हमारा और आपका एसोसिएशन टूट जाता है व्यस्तता होने के कारण, लेकिन मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ
थोड़ी बहुत जो आपको मेरे न्यूज़ नहीं पहुंचाने से जो दुख हो रहा है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हमारा और आपका एसोसिएशन यूँ ही बना रहे, आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें और लोगों की मुस्कुराहट हमेशा आपकी बनी रहे, यही हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।